हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का जो है मैं वेलकम करता हूं होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। और डेफिनेटली इस वीडियो से जो है आपके बहुत से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में सॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्या-क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो में मैं वो सारे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को जॉइन नहीं किया है, तो आप जॉइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो ना भूलिए। आपको याद रहे हम जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो किस-किस के लिए जो है, मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग है, आपका जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश का है। तो हर टॉपिक की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। और आज जो है वो लेक्चर नंबर जो है वो कितना है, लेक्चर नंबर आज का जो है वो लेक्चर 28 है फॉर द जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और इसके अलावा भी हमने हिस्ट्री की वीडियो जो है वो अपलोड की है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो जानेंगे आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। रिवोल्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर हम उर्दू हिंदी में समझे तो रिवोल्ट क्या होता है, यानी कि बगावत करना। जो भी उस टाइम के रूलर थे, जो भी वहां पर जिनका भी शासन था, उनके खिलाफ हो जाना, उनका विद्रोह करना। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत से हिस्टोरियंस जो थे उस टाइम के, उन्होंने अलग अलग नाम दिए। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, उन्होंने इसे कहा म्यूटिनी ऑफ द सिपाहीज। क्या कहा, बगावत किनकी, सिपाहीज की। क्योंकि ये जो बगावत की थी ये सिपाहियों ने की थी। लेकिन अगर ब्रिटिश का पर्सपेक्टिव हम छोड़े, हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें, जो इंडियन थे वो इससे क्या मानते थे। इंडियन ये मानते थे कि फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस है, ये रिवोल्ट जो है ऑफ 1857 ये पहली लड़ाई है, आज़ादी की पहली लड़ाई है। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो ये मानते थे ये थोड़ी सी बगावत है सिपाहियों की, जो कुछ उनके सिपाही थे उनकी थोड़ी बहुत जो है वो बगावत कर रहे हैं। इसी के अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन क्या मानते थे और ब्रिटिश क्या मानते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और भी हिस्टोरियन थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को अलग-अलग नाम दिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एस बी चौधरी, जिन्होंने क्या कहा, सिविल रेबिलियन। एस बी चौधरी जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहते हैं, सिविल रेबिलियन कहते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ आर.सी. मजूमदार की, आर.सी. मजूमदार जो थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो याद रहे। और उसी के अलावा हमारे पास जो है एसन सेन है। एसन सेन कहते हैं एन एफर्ट बाय द कंजर्वेटिव एलिमेंट टू टर्न द क्लॉक बैक। चलिए, मगर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट दो है, वो इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं कि इंडियन क्या कहते थे इसे और जो है वो ब्रिटिश क्या मानते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। इंडियन कहते थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश कहते थे म्यूटिनी ऑफ द सिपाही। सो यहीं पर पढ़ते हैं हम, द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो रेफर्ड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इवेंट। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि ये जो इवेंट है ये सिपाहियों ने शुरू किया था। इट वाज इनिशिएटेड बाय सिपाही ऑफ द कंपनी। कौन से सिपाही, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उस टाइम जो है वो काम कर रहे थे। अब ये जो सिपाही थे इनके पास बहुत सी शिकायतें आती है लोगों की, जो जनरल पब्लिक थी, कि कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और जो ये कंपनी का जो फॉरेन रूल है, इस फॉरेन रूल के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा सिपाहियों के पास जो है वो शिकायतें आती हैं। और इसी की वजह से जो है रिवोल्ट होता है। बट यही एक इम्पोर्टेंट जो है वो काज नहीं है रिवोल्ट का। तो रिवोल्ट के कौन-कौन से काजेज़ है, वो सारे काजेज़ हमें पढ़ने हैं। तो मतलब ये भी कहीं न कहीं एक न एक फैक्टर माना जाता है। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, रिवोल्ट के काजेज़ पढ़ने हमें, रिवोल्ट का नेचर पढ़ने हमने, और रिवोल्ट से क्या-क्या इम्पोर्टेंट आउटकम्स हुए, वो सारे हमने इस वीडियो में जो है वो पढ़ने हैं। चलिए, तो पहले ही हमारे पास जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लो। स्ट्रैटेजी जो थी रिवोल्ट की वो किसने बनाई है, वो जो है राणोजी बाबो एंड अजीमुल्ला खान ने जो है लंदन में ये स्ट्रैटेजी बनाई थी।
उनका ये मानना था कि हम जो पहले से जो ब्रिटिश के खिलाफ जो है लोगों में गुस्सा था, उनके फॉरेन रिजाइम के खिलाफ जो है गुस्सा था, और जो-जो इम्पोर्टेंट लॉसेस जो थे, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या-क्या कॉज़ेज़ थी, वो लोगों के अंदर पहले से था कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो इसी पे जो है राणोजी, बाबू और अज़ीमुल्लाह खान ने लंदन में जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम 31 मई को 1857 को जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम गन की कार्टरेज वाली आपने जो है वो एक फ़ेमस स्टोरी तो सुनी होगी, तो वो एक इमीडिएट काज़ था। वो जब इंसिडेंट हो जाता है, तो उसी वक़्त रिवोल्ट 10 मई को ही स्टार्ट हो जाता है, 31 मई की जगह। मतलब स्ट्रैटेजी जो बनाई थी, उससे जो है वो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, और यही पॉइंट जो है वो फेलियर ऑफ द रिवोल्ट का भी एक पॉइंट रहता है कि रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया, किस वजह से फेल हुआ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम जो थे, यहाँ पर मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह जो है वो ज़फ़र मुगल एम्परर थे, और रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो मुगलों का जो दौर यहाँ पर था, वो भी उनका शासन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। और यहीं पर उस टाइम जो थे ब्रिटिश के आर्मी चीफ का नाम अगर पूछा जाए, जॉर्ज एनिसन था। और यहीं पर हम एक और बात करते हैं, जर्नल ऑफ इंडिया। रिवोल्ट के टाइम में जो थे जर्नल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौसी थे। लॉर्ड डलहौसी जो थे 56 तक जो है वो जो है जनरल रहे 1848 से लेकर। लेकिन जब इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, तो इनके खिलाफ जब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद जो यहाँ पर जनरल बनाए गए, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और रिवोल्ट ऑफ 1857 पे जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई है, वो कौन-कौन सी है? 1857 ही बुक का नाम है, जो लिखी है एस एन सेन ने। एस एन सेन जो है, इन्होंने जो है एक बुक लिखी है। वी डी सावरकर ने एक और बुक लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं आर सी मजूमदार, इन्होंने बुक लिखी है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857। और एक और बुक लिखी गई है दादा भाई नेहरू जी के ज़रिए, जिन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अब हम अपना टॉपिक जो है मेन टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 के काजेज़ क्या थे? तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे काजेज़। काजेज़ होती है वजूहाएँ। तो रिवोल्ट की वजूहा क्या थी? रिवोल्ट किस वजह से जो है लोगों ने किया? बगावत क्यों की? तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल काज़ेज़ है, हमारे पास मिलिट्री काज़ेज़ है, हमारे पास रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है। और इसी में से आपका लास्ट टाइम जेकेएसएसबी में जो है टीचरी के एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप टीचरी का पेपर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए इस वीडियो के बाद कि आपसे हर कोई क्वेश्चन जो सॉल्व होता है या नहीं। तो यहीं पर पूछे गए थे, वहाँ पर काजेज़ के रिवोल्ट के काजेज़ क्या थे? तो आपको ऊपर-ऊपर से याद रखना है, पॉलिटिकल काजेज़ भी थे, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन भी था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी था, और इकोनॉमिक जो था वो ग्रीवेंसेस भी थे, ठीक है? जो शिकायतें जो है सिपाहियों को की थी लोगों ने। सो इट वाज़ इन रियलिटी ए प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो अगर हम इससे जो है कुल मिला के बात करें, ये क्या है, पूरा का पूरा जो भी कैरेक्टर है और जो भी पॉलिसी जो है कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश ने बनाई थी इंडियन के खिलाफ, उन सारों की वजह से जो है ये रिवोल्ट होता है। तो पहले हम जानेंगे क्या-क्या वो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। यहाँ पर जो-जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट रेड में लिख रहा हूँ, वो सारे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो पहली बात, इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स। सबसे पहला कॉज क्या है कि इंट्रोडक्शन हुआ, किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आपको पूछा जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने स्टार्ट किया? तो नाम याद रहे, डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने जो है वो स्टार्ट किया है क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जो है वो क्या करते थे, दाल यहाँ पर जो है वो अपनी टेरिटरी को जो है बढ़ाया करते थे ब्रिटिश। पहले भी बिट बाय बिट जो है वो इंडियन टेरिटरी पे कंट्रोल कर रहे थे, वो यहाँ के रूलर बन रहे थे, लेकिन बाद में जो है इसी को जो है वो एक पॉलिसी के तहत जो है काम करने लगे। और यहीं पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, ये यहाँ इसके मुताबिक जो है जो भी प्रोविंसेस थे उनको कैप्चर करने लगे। तो प्रोविंसेस को जो है वो कैप्चर करने लगे बाय डलहौसी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स। और यहीं पर एक बात की गई,
जो भी उस टाइम का जो है किंग था, जो भी मुगल एम्परर था या दूसरे राजा महाराजा थे, उन्हें ये कहा गया अगर आपका कोई बच्चा नहीं होगा, अगर आपका कोई लड़का नहीं होगा तो आप जो है वो एडॉप्ट नहीं कर सकते बेटा, ये जिसे आप आगे जो है एम्परर बनाएँ। तो इस वजह से भी जो है लोगों में काफ़ी गुस्सा था और यहीं इसी गुस्से की वजह से जो है लोगों का विद्रोह था कि ब्रिटिश कह रहे थे अगर मुगल एम्परर या जो उस टाइम के राजा महाराजा थे अगर उनका कोई बच्चा नहीं होगा, तो वो जो है जो भी उनका एरिया होगा उस पे जो है वो शासन करेंगे। तो यही एक वजह थी। सो द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौसी, और डलहौसी के ही टाइम में जो है मेजर इंडियन टेरिटरी को जो है वो जो है जो है ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया। डलहौसी ने 1849 में अनाउंस किया दैट द सक्सेसर ऑफ द बहादुर शाह सेकंड वुड हैव टू लीव द रेड फोर्ट, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के ही तहत जो है भाई लॉर्ड डलहौसी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जो सेकंड थे, द लास्ट मुगल एम्परर, उनके जो बेटे उन्हें कहा गया कि जो आपको है लाल किला खाली करना पड़ेगा। ठीक है, उनके जो भी सक्सेसर थे। और यहीं पर एक और बात याद रहे, नाना साहिब जो थे वॉज रिफ्यूज टू गेट पेंशन, इन्हें पेंशन देना बंद कर दिया। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, क्योंकि जो है वो अडॉप्टेड सन थे किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है इंडियंस के साथ। और फिर यहीं पर मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। जो इंडियन सोल्जर थे इन्हें जो है बहुत कम सैलरी दी जाती थी। इंडियन सोल्जर वर पेड लो सैलरी, दे कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ द सूबेदार, सूबेदार से ऊपर जो है उन्हें पोस्ट भी नहीं कोई दी जाती थी। एंड वर रेसियली डिस्क्रिमिनेटेड या इंसल्टेड कह सकते हैं हम। ठीक है, इन्हें जो है रंग और नस्ल की वजह से जो है इनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। तो यहाँ पर याद रहे मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन दूसरा पॉइंट। तो मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन में हमने पॉइंट पढ़ा कि जो इंडियन सोल्जर थे, जो इंडियन सिपाही थे उस टाइम जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती थी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश, क्योंकि वो इंडियन थे जिसमें हिंदू मुसलमान जो है हर कोई था, और उन्हें जो है सूबेदार से बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, और इनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इनके कलर से रिलेटेड और रीजन के रिलेटेड। और इन्हीं इंडियन सोल्जर को दूर दूर अफगानिस्तान या बाकी जगहों पे जो है भेजा जाता था लड़ाई करने के लिए, और कहा जाता था कि जो है तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें जो है हम इसका कंपनसेशन देंगे। बट जो भी जो है उस टाइम जो सोल्जर जो है जिसकी डेथ हो जाती थी, ना ही इसकी फैमिली को कोई कंपनसेशन मिलता था और ना ही इन्हें कुछ दिया जाता था। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट था जो इससे काफ़ी भारतीय नाराज़ थे। अगला पॉइंट आता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अब ब्रिटिश ने जो है कुछ अच्छी बातें भी करने की कोशिश की, जैसे कि ब्रिटिश ने सोशल रिफॉर्म्स जो है वो लाने की कोशिश की, लेकिन जो भारतीय थे उस टाइम के वो ये सोचने लगे हमारे से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इन्होंने शुरू कर दी। कुछ ऐसी जो थी हमारे यहाँ पर जो बुराइयां थी समाज में, जैसे कि विडोज रीमैरिज एक्ट, विडो जो थी, ठीक है, जो बेवाएं थी इनकी शादियां दोबारा ताकि ये कर सके। तो ये एक एक्ट जो है वो 1856 में जो है इन्होंने लाया। फिर एबॉलिशन ऑफ द सती, अगर कोई भी जो है हस्बैंड जो है किसी भी भारतीय का जो है वो उसकी डेथ हो जाती थी, तो जो लेडी थी जो उनकी वाइफ होती थी उनको भी साथ ही जो है उनके मार दिया जाता था। तो और उसके अलावा जो है एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, तो ये लड़कियों के लिए जो है एजुकेशन उनके लिए जो है स्कूल खोलना ब्रिटिश ने शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम जो भारतीय थे, इंडियन जो थे उन्हें पसंद नहीं आई, और इसी वजह से जो है वो सोचने लगे कि ये हमारे साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने शुरू कर दी। शायद हाँ, इन्होंने हमारे रिलीजन पे जो है हमें कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, और यहीं पर जो है ब्रिटिश के जो है मिशनरीज़ भी जो है वो भी काम कर रहे थे। और यहीं पर जो है मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन में भी एक ऐसी बात हुई थी कि जो यहाँ पर जो है एक ड्रेस कोड जो है प्रॉपर जो है ड्रेस कोड जो है वो ब्रिटिश ने जो है इंडियंस के लिए भी शुरू कर दिया था, जिसमें जो है वो इंडियन जो सोल्जर थे वो तिलक लगाया करते थे और जो है वो पगड़ी पहना करते थे। तो उन्होंने जो है एक कैप और जो है एक ड्रेस प्रॉपर कोड जो है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ से भी जो है इंडियंस को जो है काफ़ी नाराज़ थे। तो यहीं पर विलियम बेंटिक ने जो है एबोलिशन ऑफ द सती के बारे में जो है काम किया।
तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा एबोल्यूशन ऑफ द सती जो है इसके इसके लिए जो है वो कौन से जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जो थे, किसने पहले शुरू किया ये काम? विलियम बेंटिक ने 1829 में, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड डलहौसी थे। तो अगला जो है आता तो 1856 में है, लेकिन जो पास होता है 1857 में, जब लॉर्ड कैनिंग होते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस। तो यहाँ पर जो इंडियंस थे इन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इन पे टैरिफ लगाए जाते जो भी इंडियन प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो इंडियन ने ये सोचा जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारे जो ट्रेडिशनल आइटम्स है, हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, ये तो जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो भी ये बनाते थे उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था। ठीक है, तो इस वजह से जो थे वो इंडियन जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे। तो अगला ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस जिनको कैप्चर किया था ब्रिटिश ने ड्यूरिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो कौन कौन से प्रोविंसेस थी? पहला सितारा, सितारा जगह थी जिसको कैप्चर किया था, ये प्रोविंस थे। फिर हमारे पास संबलपुर आता है, जेतपुर आता है, बागात आता है, उदयपुर आता है, झांसी आता है, नागपुर आता है और अवध आता है। तो ये हमारे पास जो है ये लॉर्ड डलहौसी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जब इन पे जो है आक्रमण कर दिया, इन पे जो है कब्जा कर दिया, इन इन एरियाज पे जो है वो कब्जा कर दिया ब्रिटिश ने। तो जो पहले ट्रेड करने आए थे, बाद में वो टेरिटरी में, और उसके बाद जो कंपनी का जो है एस्टेब्लिश इन्होंने पावर कर दी। सो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस देयर पावर। तो याद रहे आपको, पहले ट्रेड करने आते हैं, फिर टेरिटरी पे कब्जा करते हैं, फिर इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि वो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है वो पूरी की पूरी पावर जो है वो ब्रिटिश के पास चली जाती है। तो ये याद रहे, पहले सितारा है, फिर संबलपुर है, फिर जैतपुर है, फिर बागात है, फिर उदयपुर है, फिर झांसी है, फिर नागपुर है और फिर अवध आता है। चलिए, अब जो मेन जो है इमीडिएट काज जो था रिवोल्ट का, वो क्या था? इमीडिएट जो काज था मतलब जिसकी वजह से जो है 10 मई ही को ही रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले 31 मई को होना था। तो ये था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल इमीडिएट काज था। आपने फेमस जो है वो कार्टिलेज इंसिडेंट सुना है। द फेमस कार्टिलेज इंसिडेंट अकर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द इंडियन सिपाही ऑफ द बैरकपुर, इंडियन सिपाही जो थे कहाँ के? बैरकपुर के। बैरकपुर कहाँ पर था? बंगाल में था। दे वर गिवन कार्टरेज विच वर रूमर्ड टू बी ग्रीस्ड विद काउ और पीआईजी फैट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ऐसी अफवाह फैल गई कि जो इंडियन सिपाही को जो बैरकपुर में जो है वो गने दी गई है, जिस गन का नाम एनफील्ड राइफल था, इसके अंदर जो कार्टरेज है वो किसकी बनी हुई है? काउ और पीआईजी फैट की जो है वो बनी हुई है। और यहीं पर द सोल्जर हैड टू टीयर द फिल्म ऑफ द कार्टरेज फ्रॉम देयर टीथ। और यही जो गन थी, इसका जो कार्टरेज था, इस कार्टरेज को खोला जाता था अपने दांतों से। ठीक है, मुंह में डालकर जो है वो खोला जाता था। अब यहाँ पर जो जो थे सिपाही थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाही थे। जो कऊ थी वो हिंदुओं के लिए जो थी वो पवित्र मानी जाती थी, और जो पीआईजी था मुसलमानों के लिए जो था ये अनहाइजेनिक जो था, इससे जो है वो नफरत किया करते थे। तो इस तरीके से जो है सिपाही उन्होंने सोचा, दिस हर्ट दियर रिलीजियस सेंटीमेंट, कि ये हमारे जो रिलीजियस सेंटीमेंट है इसके खिलाफ जो है वो बात की गई है। क्योंकि एज काउ वाज द होली फॉर हिंदूज, जो काउ जो थी वो होली थी, पवित्र थी किसके लिए? हिंदुओं के लिए। और यहीं पर जो पीआईजी थे दे वर परसीव्ड टू बी अनहाइजेनिक फॉर द मुस्लिम्स। तो ये इमीडिएट काज जो है वो हो गया किसका? रिवोल्ट का। तो इसी वजह से जो मंगल पांडे है, आप देख रहे हैं मंगल पांडे की ये पिक्चर, ये मंगल पांडे है। तो इन्होंने जो है, मंगल पांडे ने 19 जुलाई 1827 से लेकर 8 अप्रैल 1857 तक जो है मंगल पांडे की जो है वो ड्यूरेशन पीरियड है। तो यहाँ पर जो है ये एक इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने एक की पार्ट जो है वो प्ले किया था ड्यूरिंग द इंडियन रेबुलियन ऑफ द 1857। एक्चुअली में इन्होंने क्या काम किया था? मंगल पांडे ने जो है वहाँ पर जो है सबसे पहली गोली चलाई। तो मंगल पांडे ने, जब सिपाहियों ने जो है वो बगावत कर दी, तो मंगल पांडे ने सबसे पहली अपनी गोली चलाई, और जो इनके जो है
वो रेजिमेंट के जो इनके लेफ्टिनेंट थे उनकी हत्या कर दी। तो ही वॉज अ सिपाही और इन्फेंट्री मैन। अब ये पूछा जाता है जो मंगल पांडे हैं वो किस रेजिमेंट में थे, तो 34 रेजिमेंट में थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेजिमेंट थी, 1984 तक रही, और ये वहीं पर जो है वही उसी के जो सिपाही थे। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवोल्ट, जो पहला चिंगारी थी रिवोल्ट की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो यहीं बैरकपुर से स्टार्ट होती है, इन बंगाल। कहाँ पर था, बंगाल में था, जहाँ पर मंगल पांडे ने जो है ब्रिटिश जो है वो अपने लेफ्टिनेंट को जो है वो मार दिया था, और इसी वजह से मंगल पांडे को बाद में जो है वो फांसी दी जाती है, जो क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल्स पे जो है वो गोलियां चलाई थी। और 10 मई को ही जो है वो रिवोल्ट हो जाता है। 10 मई 1857 में जो है 90 सिपाही जो है 90 सिपाही कहाँ के, थर्ड नेटिव रेजिमेंट के। तो यही पूछा जाएगा कौन सी वो रेजिमेंट थी, थर्ड नेटिव रेजिमेंट जो थी मेरठ में जो थी, रिवोल्टेड ऑन द इश्यू ऑफ द ग्रीस कार्टरेज। तो रिवोल्ट पहले बैरकपुर में हुआ, बैरकपुर के बाद जो है मेरठ में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पर जो है 90 सिपाही जो थे वो भी रिवोल्ट में हिस्सा लेते हैं। और यहीं पर बाय द मिड ऑफ द नॉर्थ जून द रिवोल्ट वाज सेपरेट इन द नॉर्थ इंडिया। तो रिवोल्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो है वो फैलती गया, बट ये साउथ इंडिया में जो है उस टाइम नहीं फैला। तो इसी वजह से जो है आगे रिवोल्ट जो है वो कामयाब भी नहीं हो सका। तो क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द मिड जून, जून के महीने तक जो है, मई से लेके जून तक जो है ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। अब जो है रिवोल्ट हो रहा था, कोई कहीं पर लड़ रहा था, कोई कहीं पर लड़ रहा था। तो जो रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम के, उन्होंने डिक्लेयर किया, लास्ट मुगल एम्परर जो उस टाइम के थे यानी कि बहादुर शाह जफर जो थे, उनको अपना लीडर बना दिया। तो 10 मई को उनको जो है अपना वो लीडर बना दिया, और जो है अगले ही दिन जो है उनको ब्रिटिश जो थे वो कैद करके ले गए, तो उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं। सो द एंटायर गैरिसन इन द मीरठ, जो पूरा का पूरा जो छावनी थी मीरठ में, दे रिवोल्टेड एंड रेज द स्लोगन दहली चलो। और ये जो है बहादुर शाह रेड किले के पास आ गए, बहादुर शाह के पास, और वहां पर स्लोगन लगाए दहली चलो, और वहीं पर इन्होंने डिक्लेयर किया बहादुर शाह को अपना लीडर। लेकिन जो ब्रिटिश है इन्होंने इस रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस कर दिया। बहादुर शाह की उस वक्त एज भी जो थी वो 80-82 साल थी, काफ़ी जो है वो ओल्ड एज उनकी चल रही थी उस टाइम। तो यहीं पर जो था वो लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, वो उतने इफेक्टिव लीडर नहीं हो सकते थे, और उन्हें अगले ही दिन जो है वो गिरफ्तार भी कर दिया गया। ओवर कोऑर्डिनेशन थी, कोई कहीं पर लड़ रहा था, कोई कहीं पर लड़ रहा था, कोई भी जो है वो सिस्टम से नहीं लड़ रहे थे। ये क्योंकि रिवोल्ट जो है अचानक स्टार्ट कर दिया गया था। सम ऑफ द लोकल, और जैसे अचानक स्टार्ट कर दिया तो ब्रिटिश को इसकी पहले ही भनक लग गई। और उस टाइम जो थे कुछ जो हमारे वो शाही घराने थे, ठीक है, जो कि प्रिंसली स्टेट थी, वो जो है रिवोल्ट का जो हिस्सा नहीं बने, बल्कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ उन्होंने लड़ा। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिनमें बहुत ही फेमस आते हैं सम ऑफ द फेमस लोकल रूलर लाइक सिंधिया ऑफ द गवालियर। सिंधिया जो खानदान था पूरा गवालियर का, उन्होंने जो है ब्रिटिश का साथ दिया। होलकर ऑफ इंदौर, जो होलकर थे इंदौर के, इन्होंने भी जो है वो ब्रिटिश का साथ दिया, हिंदुस्तानियों का साथ नहीं दिया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जो निज़ाम थे, इन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया। राजा जो थे जोधपुर के थे, इन्होंने भी ब्रिटिश का साथ दिया। तो इस टाइम जो भी प्रिंसली स्टेट थे, इन्होंने जो है वो किसका साथ दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 में भारतीयों का साथ नहीं दिया, बल्कि ब्रिटिश का साथ दिया। और यहीं पर बात होती है, मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे भारतीयों के पास, जो रेबल्स जो बागी बने हुए थे उनके पास बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के थे, और कंपैरेटिव टू लैक ऑफ द एफिशिएंट लीडरशिप, और लीडरशिप भी नहीं थी। सो द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस आल्सो डिड नॉट सपोर्ट द काज। और जो मॉडर्न इंटेलिजेंट लीडर थे उस टाइम रिवोल्ट के लिए, उन्होंने भी जो है वो साथ नहीं दिया। अब जो इम्पोर्टेंट आती है बातें रिवोल्ट के लिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सेंटर ऑफ द रिवोल्ट कहाँ पर थे, लीडर्स कौन कौन थे रिवोल्ट के, और उस रिवोल्ट को किस किस ने सुप्रेस किया। तो पहले हमारे पास सेंटर ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे हम।
दिल्ली में जो रिवोल्ट के लीडर थे बहादुर शाह जफर, और इन्हीं के जो थे वो सेनापति यानी कि जनरल बख्त खान, ये यहाँ पर जो थे दिल्ली में लीडर बने हुए थे। और इस रिवोल्ट को सुप्रेस किया निकोलसन एंड हडसन ने। ठीक है, निकोलसन और हडसन ने ही जो है बहादुर शाह जफर को जो है वो अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद जो है बाद में बहादुर शाह जफर को जो है म्यांमार भेज दिया, रंगून भेज दिया गया। और इनके बेटे को जो है वो जो भी इनके आगे थी उन्हें जो है मार दिया गया। कानपुर में जो लीडर थे नाना साहिब था, तांतिया तोपे थे और अजीमुल्ला खान थे। और यहाँ पर जो रिवोल्ट को सुप्रेस करने वाले थे वो कॉलिन कैंपेबल थे। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ में जो थे बेगम हजरत महल जो है, मौलवी अहमदुल्ला खान ऑफ द फैजाबाद, ये जो थे वो लीडर थे। और यहीं पर जो है अगर हम बात करते हैं किसने सुप्रेस की, तो वो सुप्रेस करने वाले कॉलिन कैंपेबल थे। झांसी की बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो रिवोल्ट की लीडर थी, और कॉलिन कैंपेबल ने यहाँ पर भी जो है वो रिवोल्ट को सुप्रेस किया। मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो कादम सिंह जो थे वो यहाँ पर लीडर थे, और कादम सिंह ने जो लीडर थे मेरठ में, तो यहाँ पर जो सुप्रेस रिवोल्ट किया, जिसने रिवोल्ट को दबाया, वो कौन थे? कॉलिन कैंपेबल थे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं फैजाबाद की, फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला थे, जिसे जनरल निराड ने जो है वो सुप्रेस किया। इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिवोल्ट के लीडर लियाकत अली थे, जिन्हें कैप्टन नील ने सुप्रेस किया। यहीं पर अगर हम अम्बाला की बात करेंगे तो रॉय टुलराम थे, जिन्हें निकोलसन एंड हडसन ने सुप्रेस किया। रिवोल्ट के अगर मैं लीडरों की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास और भी लीडर हैं, ठीक है, लेकिन हम मेन लीडर जो है वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, जो मेन जगहें हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछी जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो थे वो रिवोल्ट के लीडर थे। सेंटर ऑफ द रिवोल्ट कहाँ था, लीडर कौन कौन थे और सुप्रेशन किसने किया, तो इससे एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं फेट ऑफ लीडर। इन लीडरों का बाद में क्या होता है, जब रिवोल्ट जो है वो कामयाब नहीं हुआ, इन लीडरों का क्या होता है बाद में। पहले जो लीडर इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो कि लीडर थे पूरे रिवोल्ट के, बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, इनको जो है अरेस्ट कर दिया गया 12 मई को 1857 को इनको अरेस्ट कर दिया गया। और इनको अरेस्ट किया गया हुमायूं के टॉम्ब से। किसने अरेस्ट किया? निकोलसन एंड हडसन ने। और इन्हें जो है वो रंगून भेजा गया, जो रंगून कहाँ पर है? बर्मा में। ब्रिटिशर ने इन्हें रंगून भेज दिया गया, और जहाँ पर यह 1862 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनके बाद बहादुर शाह जफर के बेटे को भी जो है वो मार दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर जो है आखिरी उम्र में जो है रंगून के बर्मा में ही वहीं पर जो है ये मर जाते हैं। और इनके बाद जो इम्पोर्टेंट लीडर थे नाना साहिब, ये नाना साहिब जो है ये भाग जाते हैं नेपाल, और इन्हीं के साथ जो है बेगम हजरत महल भी जो है वो नेपाल चली जाती है। रानी लक्ष्मीबाई जो है आखिर तक लड़ के जो है ये जो है बैटलफील्ड में जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। और लास्ट के लीडर जो हमारे पास तांतिया टोपे थे, ठीक है, याद रहे, इनको भी कैप्चर किया जाता है और इनको फांसी दी जाती है 15 अप्रैल 1859 को। कहीं कहीं 20 अप्रैल लिखा हुआ है, तो अप्रैल का ही मंथ था 1859, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से जो है रिवोल्ट के जब सारे लीडरों को जो है वो मार दिया जाता है, ठीक है, और सुप्रेस कर दिया जाता है रिवोल्ट। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है यहीं पर एंड हो जाता है 1859 में, बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द तांतिया तोपे। तांतिया तोपे की फांसी के बाद जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो एंड हो जाता है। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1875 से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सो इस वीडियो में हमने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की, जो कि आपके एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछे जाते हैं। आप जो है पुराने पेपर ले लीजिए, चाहे एसएससी के होंगे, चाहे जेके एसएसबी, किसी भी एग्जामिनेशन के ले लीजिए, आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। सो हम आपको देख रहे हैं होम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को जो है वो आप लाइक कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए। और इंस्टाग्राम पेज हमारा होम एकेडमी ऑफिशियल जो है
उससे जो है वो ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पेज जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम जेकेएसएसबी पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए, और जो हमारा दूसरा चैनल है नीट और बाय जेईई के लिए, उसकी वीडियोज़ जो है वो जल्द ही जो है इस चैनल पे जो है अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो और एसएससी सीजीएल की वीडियोज़ जो है वो एकेडमिक्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए जो वीडियोज़ हमारे पास नीट और जेईई के लिए हैं, वो जल्द ही अपलोड की जाएगी। सो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक से जुड़िए और इंस्टाग्राम पेज से हमसे जुड़ना ना भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट यू इफ यू सब्सक्राइब द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर करेंगे, उन्हें भी चैनल के बारे में कहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।